गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, गरिमा कमजोर थी, खाली स्थान बीमार पड़ गई। गरिमा कमजोर थी, खाली स्थान बीमार पड़ गए ना, यहाँ पे आपको फील करना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है राइट ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है बच्चों ताकि, दूसरा ऑप्शन है इसलिए, तीसरा ऑप्शन है सी क्योंकि, और चौथा ऑप्शन डी है काहे, है ना। ये बच्चों काहे जो है ना, ये लोकल लैंग्वेज है, ये जो है ना लोकल लैंग्वेज है ना, स्थानीय भाषा का ये एक शब्द है ना, प्रश्न सूचक वाक्य है। हम लोग नहीं बोलते काहे, है ना, काहे मतलब क्यों, है ना, क्यों हिंदी के भाषा में इसे हम लोग क्यों बोल सकते हैं, लेकिन काहे, है ना। चलिए पहले बच्चों मैं आप लोग को आज के क्लास के बारे में कुछ बता दूं कि आज जो है बच्चों वो 5 से 6 प्रश्न, आज के क्लास में 5 से 6 प्रश्न जो है बच्चे आपके एक ही टॉपिक से है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? टॉपिक का नाम है बच्चे अव्यय। टॉपिक का नाम है बच्चे अव्यय, है ना। अव्यय कहते किसे हैं बच्चे? अव्यय या अभिकारी शब्द, है ना, उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। अब ये अभिकारी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं बच्चे जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, यहाँ पे ये जो सारे शब्द है ना, ये अव्यय हैं, है ना। ऑप्शन ए के भी शब्द, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चारों शब्द अव्यय हैं। आप बताओ बच्चे, ये चारों शब्द में से कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस में लग जाए, इनमें कोई फर्क आएगा? अगर इसलिए को आप यहाँ लगा दो, किसी और सेंटेंस में लगा दो, इसलिए पर कहीं कोई फर्क नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि हम इसलिए को जो है, इसलिए में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? अव्यय है। अब ये है ना, अब ये तो हम उसे ही कहते हैं ना जिसमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना हो, इसलिए ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो चलिए, अव्यय के जो है बच्चे 4 भेद होते हैं। टोटल कितने भेद होते हैं अव्यय के? 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चा क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है बच्चा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जिसे आप लोग अंग्रेजी में कंजक्शन बोलते हो ना, क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोलते हो। और तीसरा होता है बच्चा संबंध बोधक, संबंध जिसको आप लोग क्या बोलते हो अंग्रेजी में? प्रीपोजिशन। और लास्ट होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जिसे आप लोग बोलते हो अंग्रेजी में इंटरजेक्शन, है ना। तो ये है बच्चों अवयव, है ना। चलिए तो अब बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा जो है क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 के लिए सुटेबल ऑप्शन है। ये तो आप लोग पढ़ के भी बता सकते हो। गरिमा कमजोर थी इसीलिए बीमार पड़ गई, राइट। गरिमा कमजोर थी इसीलिए बीमार पड़ गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर 2। गुड। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चा, हमारा अगला प्रश्न भी जो है वो अवयव से ही संबंधित है ना। सब जानते हैं खाली स्थान पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बताइए, सब जानते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। सब जानते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन डी, सब जानते हैं वही पृथ्वी का चक्कर लगाती है, गलत। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बच्चा वो ऑप्शन ए होगा। सब जानते हैं कि, सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। ये की भी जो है बच्चों, ये क्या है? अव्यय है। ये क्या है? कि अव्यय है ना। जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी तो अव्यय जो ये चैप्टर है, इससे 2 प्रश्न हमेशा पूछता है बच्चों। मैंने देखा है प्रीवियस पिछले 10 साल के प्रश्नों में हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है वो पूछ रखा है ना, अव्यय से। तो मैं अव्यय को जरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि कितने बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात किसे कहते हैं जो, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 बच्चों, प्रश्न संख्या 3 ये भी हमारा अवयव से ही संबंधित है ना, अवयव से ही संबंधित है। कह रहा है शुरू में ही है, शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक्स है। वह परिश्रम करता तो जरूर सफल होता, है ना। कहीं, ऑप्शन ए कहीं, ऑप्शन बी लेकिन, ऑप्शन सी यदि, ऑप्शन डी ही। बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा?
सोचने की बात नहीं भाई। यदि, बिल्कुल सही, यदि वह परिश्रम करता तो जरूर सफल होता है ना। यदि जो है बच्चों ये अवयव है ना, समुच्चय बोधक अवयव है। कौन सा अवयव है? समुच्चय बोधक है ना, समुच्चय बोधक अवयव है ना। यदि, इसलिए, लेकिन, ये सारे के सारे जो है बच्चों ये समुच्चय बोधक अवयव है ना। ये समुच्चय बोधक अवयव ऐसे अवयव को कहते हैं बच्चों जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़े है ना, दो शब्दों को कभी कभी जोड़ देता है ना, एक वाक्य जो मेन वाक्य है उसको आश्रित वाक्य के साथ जोड़ देता है। समुच्चय बोधक का यही कार्य है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 4। नेहा ने खाली स्थान काम कर लिया है ना। नेहा ने खाली स्थान हम काम कर लिया है ना। ऑप्शन ए है बच्चों भी, ऑप्शन बी है तो, ऑप्शन सी है बिल्कुल, ऑप्शन डी है ही, है ना। नेहा ने भी काम कर लिया है ना, नेहा ने भी काम कर लिया, यहाँ पे यही होगा ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? भी। नेहा ने भी काम कर लिया, नेहा ने भी काम कर लिया है ना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन ए होगा, नेहा ने भी काम कर लिया है ना। अब बताइए बच्चों कि यहाँ पे जो भी है ये क्या है? यहाँ पे जो है बच्चों ये भी जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। कितने लोग बोल देंगे ना कि ये भी जो है यहाँ पे निपात है, लेकिन भी यहाँ निपात नहीं बच्चों, यहाँ पे भी निपात नहीं है ना। सेंटेंस में जोड़ दिया जा रहा है लेकिन एग्रेसिव सेंस में नहीं है बच्चों, है ना। नेहा ने भी काम कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और विशेषण में, क्रिया विशेषण में भी होगा तो कौन क्रिया विशेषण होगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। नेहा ने भी काम कर लिया। चलिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या है? बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। अरे ये सॉरी, मैंने तो इसका ये आंसर ही बता दिया। बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, ऑप्शन उसका शुरू में ही आंसर था। सॉरी, डोंट वरी, आप लोग बता सकते हैं। बच्चे इधर, सॉरी, बच्चे घूम रहे थे है ना। ऑप्शन ए है इधर उधर, ऑप्शन बी है अचानक, ऑप्शन सी है ही, और ऑप्शन डी है लेकिन। अब बताइए, तो बहुत सिंपल है, बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। इधर उधर है क्या बच्चों? ये जो इधर उधर है, इधर उधर जो ये शब्द है यहाँ पे है ना, ये कौन सा शब्द है? ये से क्रिया विशेषण है भाई। ये कौन सा अवयव है? ये क्रिया विशेषण है। ये कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण है। ठीक, अगर यहाँ पे पूछ देता बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, इसमें इधर उधर क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण अवयव। कौन सा अवयव है ये? क्रिया विशेषण है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, उसने खाना खाली स्थान खाया। उसने खाना खाली स्थान खाया। ऑप्शन ए है धीरे धीरे, ऑप्शन बी है क्योंकि, ऑप्शन सी है लेकिन, ऑप्शन डी है अहम, है ना, अहम। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। उसने खाना धीरे धीरे खाया। उसने खाना धीरे धीरे खाया। देखिए यहाँ धीरे धीरे जो है बच्चों ये भी क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं भाई? सोच रहे होगे तुम लोग, है ना। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है ना। यानी कि यहाँ पे खाना कैसे खाया जा रहा है? तो धीरे धीरे। खाना कैसे खाया जा रहा है? तो धीरे धीरे ना। तो ये विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, वो अब खाली स्थान नहीं समझ पाए। वो अब खाली स्थान नहीं समझ पाए, है ना। ऑप्शन ए है भी, ऑप्शन बी है ही, ऑप्शन सी है लेकिन, और ऑप्शन डी है अक्सर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? वो अब नहीं समझ पाए। देखिए
यहाँ पे निपात नहीं मान सकते हम लोग, है ना। वो अब नहीं समझ पाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो अब भी नहीं समझ पाए। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बच्चों, वी, वो अब भी नहीं समझ पाए, है ना। भी यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्रिया विशेषण है। भी यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या बच्चों हमारा 8, वह रोटी खाली स्थान खाता है। वह रोटी खाली स्थान खाता है ना। ऑप्शन ए इधर, ऑप्शन बी ही, ऑप्शन सी अरे, ऑप्शन डी अपितु। बताइए क्या होगा बच्चों, क्या होगा, फटाफट बताओ। बिल्कुल, वह रोटी ही खाता है, वह रोटी ही खाता है। यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ही, है ना। यहाँ भी ही जो है बच्चों क्या होगा, क्रिया विशेषण। ही क्या है, क्रिया विशेषण। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग फील कर देंगे ही, है ना, वह रोटी ही खाता है। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, है ना। बच्चे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, खाली स्थान, सॉरी, ए, ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है कल, ऑप्शन सी है ऊपर, ऑप्शन डी है कम। भाई बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे बैठे हैं तो ये तो जगह से स्थानवाचक है ना। तो ये बच्चे कहाँ बैठे हैं बच्चों, ऊपर बैठे हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, है ना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये भी विशेषण है ना। कोई इसको संबंधवाचक नहीं बना देगा, के ऊपर नहीं। यहाँ पे बच्चे के ऊपर नहीं कहा जा रहा है, बच्चे ऊपर बैठे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी हम लोग भेद पढ़ेंगे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक होता है ना, तो उसमें पढ़ेंगे। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके, कोई भी डाउट हो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या बच्चों हमारा 10, खाली स्थान, आंधी आई लेकिन नुकसान नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है कमजोर, ऑप्शन सी है इधर उधर, ऑप्शन डी है बिल्कुल। भाई इसका आंसर क्या होगा, आंधी आई, इधर उधर तो आंधी आएगी नहीं, बिल्कुल आंधी तो आएगी नहीं, कमजोर आंधी तो आ ही नहीं सकती। कमजोर आंधी तो आती तो नुकसान तो होता नहीं, है ना। तो कैसी आंधी आई थी, तेज आंधी आई, है ना। तेज आंधी आई लेकिन नुकसान नहीं हुआ, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न तो आपके बुक से पूछा हुआ है ना, 12th में है ना पढ़ना आप लोग का, रामधारी सी दिनकर के बारे में। हुंकार किनकी कीर्ति है, हाँ, निम्नलिखित में से हुंकार किनकी कीर्ति है बताइए। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी निराला जी, ऑप्शन डी कबीर। बताइए बच्चों, ये आप लोग को तो बताना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताइएगा। ये जो लिखे हैं बच्चे ये आप ही के स्टेट के हैं, या यूं कहें कि आप इनके स्टेट के हैं, है ना। हुंकार किनकी कीर्ति है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है। हुंकार किनकी कीर्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है बच्चों, है ना। इनका जन्म बच्चों बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, है ना। कब हुआ था इनका जन्म, 23 सितंबर बच्चों 1908 को हुआ था, है ना। इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों, मैं बता दूं एक दो रचनाएं। रश्मि रथी है, संस्कृति के 4 अध्याय है, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, रसवंती, है ना। बहुत सारी रचनाएं हैं इनके।
और बता दूं मैं इनको, एक समय ये आज भी हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं ना। ये इन्हें दिनकर जी को जो है हम लोग राष्ट्र कवि कह के संबोधित करते हैं, राष्ट्र कवि है ना, राष्ट्र कवि। और विश्व कवि किन्हों कहते हैं भाई, सॉरी, विश्व कवि किन्हें कहते हैं भाई, विश्व कवि किन्हें कहते हैं? विश्व कवि ये राष्ट्र कवि हुए हमारे, है ना, ये हमारे राष्ट्र कवि हुए। विश्व कवि हमारे बच्चों वो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है विश्व कवि। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई में किस गुण की चर्चा की गई है? बताइए, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई में किस गुण की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए है बच्चों व्यथा, ऑप्शन बी है घमंड, ऑप्शन सी है दया और ऑप्शन डी है क्रोध। बच्चों ये जो लाइन है ना, वो रहीम के द्वारा लिखित एक दोहा का एक लाइन है, लेकिन लाइन एक ही है, ऊपर का लाइन नहीं दिया हुआ है ना, नीचे का लाइन दिया हुआ है। चलिए बताइए। देखिए, बिल्कुल जिन बच्चों को पता होगा वो, अगर आप लोग पहले जो 12th में पढ़े होंगे, 50 मार्क्स का एक पतला सा बुक आता था हिंदी का, है ना, उसमें शुरू का जो चैप्टर है वो रहीम का ही पूरा दोहा है, उसमें 10 या 12 दोहा है उसमें, है ना। वो उसी में से एक दोहा ये दे रखा है बच्चों। आप लोग अगर 12th का बुक निकाल के अच्छे से उसको पढ़ लेते हो, है ना, ध्यान से, तो नहीं, हमें नहीं लगता कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन आपका लिटरेचर से छूट सकता है। लिटरेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है फिर आप लोग का, क्योंकि जो भी आपका जो बुक से दिया हुआ है ना, वो सारा का सारा 11th और 12th से दिया हुआ रहता है बच्चों। ये भी 12th का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो घमंड होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? घमंड होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? घमंड होगा। प्यादा से भर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाई में किस गुण की चर्चा की गई है? तो घमंड की चर्चा की गई है ना। ये रहीम जो है ना, वो इसमें कहते हैं, वो जैसे छोटे लोग ओछे बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनको ये कहते हैं कि जब ऐसे लोग छोटे बुद्धि वाले लोग हैं ना, ओछे लोग जब प्रगति कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इतराते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा इतराते हैं, मतलब किसी को ये नहीं समझेंगे, है ना, इन्हें इन्हें लगेगा कि हम जो हैं सो हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। वैसे ही जैसे शतरंज का खेल खेला है ना, चेस, है ना, उसमें प्यादा किसको कहा गया बच्चों? प्यादा कहा गया है सिपाही को, है ना। वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है शतरंज के खेल में, सिपाही बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, अहमियत रखता है लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है ना। लेकिन वही प्यादा जब फर्जी बन जाता है बच्चों, तो क्या करने लगता है? टेढ़ी टेढ़ी चाल चलने लगता है ना। और आप लोग देखे होंगे, ऐसे सीधा चलता है एक घर आगे, लेकिन जब वो किसी को मारना रहता है ना, एक मार दिया किसी को तो टेढ़ा टेढ़ा भागेगा, है ना। तो वही कह रहा है कि प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ी टेढ़ी चाल, मतलब जो छोटे लोग होते हैं ना, इनके पास थोड़ी सी अगर धन दौलत आ जाए, तो ये लोग जो है क्या करने लगते हैं? बहुत ज़्यादा इतराने लगते हैं, अगर प्रगति कर लेते हैं तो, है ना, उन्हें घमंड हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है बच्चों घमंड की चर्चा की गई है। आई थिंक आप लोग इसे भूलोगे नहीं है। चलो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, भाई ये प्रश्न तो बड़ा ही लोकप्रिय प्रश्न है ना, हम सभी के बीच, आप सभी के बीच। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है बच्चों काला रंग पोतन, ऑप्शन बी है भैंस बेचने का विक्रय पत्र, ऑप्शन सी है सबको एक प्रकार से देखना, और ऑप्शन डी है अनपढ़ होना। अगर आप लोग को इस मुहावरे का अर्थ नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, वो फटाफट बता देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बच्चों अनपढ़ होना, है ना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना ना। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके लिए काला अक्षर तो भैंस के बराबर ही है ना। हाँ, कुछ भी लिख दो आप, हाँ कुछ भी लिख दो, उन्हें लिए तो क्या है, वो जब पढ़े ही लिखे नहीं, उनको पढ़ने ही नहीं आता है, तो उनके लिए तो वो सब भैंस के बराबर ही है।
चलो ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। अत्यंत जो है बच्चों कौन सा संधि है ना, अत्यंत किस संधि का उदाहरण है भाई? ऑप्शन ए है पूर्व रूप, ये तो कोई संधि है भी नहीं, ये पूर्व रूप क्या होता है भाई, हैं पहले वाला रूप। ऑप्शन बी आयादी संधि, ऑप्शन सी यन संधि, और ऑप्शन डी पर रूप संधि। मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, आप लोग जानते भी होगो, ये दोनों कोई संधि है ही नहीं, ये दोनों संधि का कोई भेद ही नहीं है ना। ये दोनों आयादी और यन। अब आप दोनों के बीच दो ही ऑप्शन है भाई, बी और सी। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर इसका। बिल्कुल, जिन बच्चों को संधि, जो बच्चे अब संधि पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत उन्हें याद होगा 9, 10, 11, 12 का, तो वो फटाफट ऑप्शन सी को कवर अप किए होंगे, है ना। क्योंकि यन संधि, अत्यंत जो है वो यन संधि है। अत्यंत का संधि विच्छेद पहले मैं कर लेती हूँ। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? अति प्लस अंत, अति धन अंत, क्या बन गया? अत्यंत, है ना। अब बच्चों ये कैसे होता है, ये मैं जब पढ़ाऊंगी संधि तो आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि जब जो मैं ट्रिक बता दूंगी ना, उसके बाद फिर आप लोग कभी संधि समास इस सब में जो है आप एक बार भी मिस नहीं करोगे, फटाफट मारोगे, है ना। ये ट्रिक से बताऊंगी, लेकिन ऐसे तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोग को रूल से, है ना। यन संधि बच्चों जो है इसका रूल ही है कि जब हर्षई दीर्घई या हर्षऊ दीर्घऊ या री के बाद कोई अलग स्वर है ना, हर्षई दीर्घई मतलब यहाँ देखिए हर्षई है, इसके बाद कोई एक अलग स्वर आया ना, हर्षई को छोड़ करके यहाँ आया है ना बच्चों, तो हर्षई जो है वो किस में बदल जाता है? या में बदल जाता है। हर्षई किस में बदल जाता है बच्चों? या में बदल जाता है। तो अब बताइए, पहले से था बच्चों, है ना, ता तो था बच्चों, है हर्षई और आ मिलके क्या बन गया? या बन गया, और ना और ता संयुक्त बन गया अत्यंत। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब आप पढ़ोगे ना संधि तो कभी भूलोगे ही नहीं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न संख्या 15 है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? भाई ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों ए पंकज, ऑप्शन बी कमल नयन, ऑप्शन सी पंचतर, और ऑप्शन डी दानवीर। चलिए बच्चों बताइए फटाफट, कर्मधारय का उदाहरण कौन है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन बी होगा, कमल नयन। कमल नयन जो है बच्चों वो कर्मधारय है। कमल नयन क्या है? कर्मधारय है ना। पंकज जो है बच्चों ये आपका बहुव्रीहि है ना, ये क्या है? बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है। पंचतंत्र दिग्गु है ना बच्चों। दानवीर क्या है बच्चों? ये तत्पुरुष है भाई, ये क्या है? तत्पुरुष है। दान में वीर, है ना, ये तत्पुरुष समास है भाई। अब देखो कमल नयन कर्मधारय कैसे है, जो मैं बता दूं। देखो कर्मधारय का जो डिफिनीशन है बच्चों, या फिर कर्मधारय समास का, ऐसे तो मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं ट्रिक से बताऊंगी तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिक भी तभी काम करता है बच्चों जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। देखो कमल नयन कर्मधारय समास का जो डिफिनीशन है, यूँ कहें कि कर्मधारय समास की जो परिभाषा है वो ये कहती है बच्चों कि इसका प्रथम पद जो है ना विशेषण होगा, प्रथम पद जो है विशेषण होगा और द्वितीय पद जो है विशेष होगा। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि कर्मधारय समास के जो है ना वो 3 भेद होते हैं। यहाँ पे मैं इसको 3 भेद नहीं कर सकती, लेकिन ये कर्मधारय समास जो है 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में पाया जाता है, समझ में है ना। एक तो इसका रूप है बच्चों नया समास, जिसको हम लोग नकारात्मक बोलते हैं, निगेटिव, है ना, नकारात्मक समास। जैसे अकाल हो गया, है ना, तो अकाल मतलब ना काल, है ना। दूसरा आता है बच्चों इसका विशेषणवाचक, है ना, जैसे नीलांबर हो गया, ये सब आ गया ना विशेषणवाचक। और तीसरा आता है बच्चों, अरे भाई कहाँ चला गया ये, है ना। और तीसरा इसका जो आता है बच्चों वो है आपका उपमावाचक, उपमावाचक, उपमावाचक।
तो ये उपमावाचक ही है। उपमावाचक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु से दी जाना, है ना। यहाँ पर हम उपमा का मतलब कह सकते हैं कि तुलना करना तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है उसके जैसे दिखाना, है ना। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, है ना, एक वस्तु की उपमा दूसरे वस्तु से दी जाती है। कमल नयन, कमल नयन का अगर हम करते हैं बच्चों यहाँ पे समास विग्रह करते हैं कमल नयन का, तो क्या होगा बताइए। कमल के समान नयन क्या होगा, कमल के समान, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, है ना। कमल नयन का अर्थ क्या होगा बच्चों, कमल के समान नयन। अब बताइए, नयन का मतलब आँख होता है, कमल का मतलब फूल होता है। अब हम सभी जानते हैं कि फूल कितना सुंदर होता है, कमल का खुला खुला अध खिला, एकदम बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत बड़ा भी लगता है। यानी कि किसी का जब नयन सुंदर हो, आँख सुंदर हो ना, बड़ा बड़ा हो, है ना, और थोड़ा अच्छा लगे देखने में, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगे, तो हम उनको बोल सकते हैं ना, उसको उपमा दे सकते हैं, भाई उसकी आँख तो कमल नयन है ना, है नयन जैसे कमल नयन है, कि उसके आँख जो है, तो उपमा वाचक ये हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, समझ में भी आया होगा, हेल्पफुल भी लगा होगा। अभी देखिए बच्चों, आप लोग को मैं ये प्रश्न इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न बच्चों आपके प्रीवियस ईयर से हैं, रिपीटेड प्रश्न है ना। तो आप इसे जितना अच्छे से हो, अच्छे से अच्छे इससे पढ़ो, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि जहाँ तक होता है ना, 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो हर एक साल रिपीट किया हुआ जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है उसको। तो कौन सा साल का प्रश्न आ जाए, है ना, इससे अच्छा है आप लोग सारे प्रश्न को पढ़ लो। कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, इसको हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना हम लोग को याद होता जाता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।